वक्फ संशोधन बिल को समर्थन करने पर बीजेपी नेता शाहनवाज को धमकियां मिल रही हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर कई धमकियां शाहनवाज अख्तर को दी गई हैं। आपको बता दें कि शाहनवाज जो हैं बीजेपी के एक प्रतिष्ठित नेता माने जाते हैं और जब से उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया है उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। शाहनवाज हुसैन को जो है कई धमकियां मिल रही हैं। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और सोशल मीडिया पर शाहनवाज हुसैन को जो है लगातार धमकियां मिल रही हैं, जान से मारे जाने की धमकियां मिल रही हैं। और इन धमकियों पर शाहनवाज हुसैन ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूं और उन्होंने वक्फ का समर्थन किया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट लोगों की ओर से किए गए हैं जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, उनके खिलाफ बातें लिखी गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर देखिए उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इन धमकियों से डर नहीं लगता। तो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को धमकियां मिल रही हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव भी हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। इसके राजीव, देखिए अनगिनत कई ऐसी धमकियां मिली हैं सोशल मीडिया के जरिए शाहनवाज हुसैन को। हालांकि उन्होंने भी कहा है कि मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में शाहनवाज हुसैन बिहार सहित देश की राजनीति में अल्पसंख्यक का एक बड़ा चेहरा है जो कि बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने वक्फ बोर्ड विधेयक जो अभी अमेंडमेंट बिल पास हुआ है उसको लेकर के उन्होंने विधिवत उसका समर्थन किया। क्योंकि वो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं बीजेपी के, तो कई डिबेट में वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जब किया तो उनको सोशल मीडिया पर धमकियां जबरदस्त मिलने लगी। और आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि उन्होंने तमाम धमकियों की कॉपी को जो है वो उन्होंने अपने फेसबुक पर शेयर किया है, मीडिया को शेयर किया है जी। इसमें कि साफ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि किस तरीके से इनके साथ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल जो है वह किया गया है। हालांकि अभी शाहनवाज ने मीडिया से बातचीत की है और कहा है कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं है और इससे उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात वक्फ बिल की, तो वक्फ बिल जो है वो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा इस बार उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है, बल्कि इसमें कम से कम जो गरीब मुस्लिम तबके के लोग हैं उनको सीधा फायदा जो है वो मिलेगा। और इस बात को वो सार्वजनिक मंच से हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वो इस बात से डरने वाले नहीं है कि उनकी कोई हत्या कर देगा या फिर उनके साथ क्या बदसलूकी की जाएगी, क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यकों के हितों की बातें वो पहले भी करते रहे थे। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो वाकई में अल्पसंख्यकों का हित चाहती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने या फिर एनडीए सरकार ने इस बिल को न सिर्फ पास किया है बल्कि मुसलमानों की हितैषी भी जो है वो वर्तमान एनडीए सरकार है। जी नवीन जी, तो चलिए लगातार उन्हें सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिल रही हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि कमेंट में उन्हें धमकियां दी गई हैं। हालांकि उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पास होने के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, जिस पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष मुसलमान भाइयों को गुमराह करना चाहती है, जबकि मोदी जी ने मुसलमानों की भलाई के लिए यह बिल लाया है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह जी हमारे साथ है। वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित हो गया। अब इसको लेकर विपक्ष सीधे तौर पर हमलावर है। पटना में दो बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। एक तरफ लिखा गया कि जो नीतीश कुमार है, वो नीतीश कुमार पूरी तरीके से बीजेपी को नतमस्तक हो गए हैं भैया। अब देखिए, इसमें कहीं कोई नतमस्तक की बात नहीं है। इसको तो पहले हो जाना चाहिए था। इसको कांग्रेस के रीजन में भी हो जाना चाहिए था। 8,72,432 एकड़ ज़मीन, जो आदमी एक एक इंच के लिए मरता है और उस पर एक माफिया का राज हो, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, बाबा साहेब का संविधान है। और ये तो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी और इसका कोई नोटिस नहीं था सरकार, कांग्रेस के सरकार के पास। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के 140 करोड़ लोगों से, उसमें पसमानदा भी मुसलमान है, उसमें हर जाति के लोग हैं, 140 करोड़ लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और व्यक्तिगत बिहार के लिए
बिहार की तरफ से भी उनको बहुत आभार और अभिनंदन है। पहली बार ऐसा हुआ है जो एक माफिया के चंगुल से ये बाहर निकल के आया है। क्या गरीब पसमानदा मुसलमान नहीं होते क्या? क्या एक माफिया है वही मुसलमान होता है? एक गरीब पसमानदा मुसलमान का कोई धर्म नहीं है क्या? क्या उस इस्लाम नहीं मानता है क्या? क्या वो अपने को मुसलमान नहीं कहता है क्या? और उसको अछूत की तरह इतना दिनों से राज करके एक बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया था। ये तो हीज क्राइम है। ये तो FIR होना चाहिए। ये सिर्फ बिल ही पास नहीं हुआ। मेरा मानना है कि वैसे लोगों पे जो इतना दिनों से कब्जा किए हुए थे, सार्वजनिक जमीन, बिहार सरकार की जमीन, जहाँ गए 4 बार नमाज अदा कर दिए, तो ये मेरा वक्फ बोर्ड का जमीन है भाई। ये कहाँ का कानून है? ये कौन सा नियम है इस डेमोक्रेसी में? वो ये क्राइम है। उन पे बजाते FIR होना चाहिए। अब मुसलमान भाई, पूरे देश के अल्पसंख्यक भाई को पता लगा कि ये सरकार मेरे शुभ के लिए, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए क्या कर रही है, तो उनको अब किसी तरह का कोई इशू नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो अब कह रहे हैं कि भाई हम रहते तो वक्फ बोर्ड का विरोध करते। वो भी चंद मुसलमान के लिए। बाकी मुसलमान को अब कौन सा बेसिस कह के, जो सरकार में थे, NDA के UPA के सरकार में थे, कभी रेल मंत्री हुआ करते थे, कभी सोनिया जी राहुल जी के साथ रहा करते थे, उनके गोद में खेलते थे, अब उनके पास तो कोई विजन नहीं रहा। वक्फ बिल दोनों सदनों से पास तो हो गया, लेकिन बिल पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के स्वास्थ्य सह विधि मंत्री मंगल पांडे ने इस मुद्दे पर कहा कि पहले लाल को अपने पिता के संसद में दिए उस बयान को सुन लेना चाहिए, जिसमें लालू यादव ने कहा था कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के लोग जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। इसके अलावा मंगल पांडे ने कहा कि जिनको लगता है कि अब मालिकाना हक खत्म हो जाएगा, उनको ही दर्द हो रहा है, वही लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विरोधी दल के लोगों को इस मुद्दे से विरोध नहीं है। अगर होता तो लालू द्वारा सदन में ये मुद्दा नहीं उठाया जाता, लेकिन आज वो विरोध कर रहे हैं। वे वक्फ बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, वे नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। कोहराम वही लोग मचा रहे हैं जिनको लगता है कि इस देश में जो रूढ़िवादी परंपरागत ऐसे कानूनी विषय चले आ रहे थे जिसमें कुछ लोगों का आधिपत्य बना रहता था या कुछ लोगों की दादागिरी चलती थी, वही लोग ज्यादा परेशान हैं। सामान्य लोग बहुत खुश है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। सभी लोगों में वक्फ बोर्ड के नए बिल की सदन में प्रस्तुति के बाद जो स्वीकृति हुई है उसके कारण खुशी है। ये एक प्रकार से इसको कह सकते हैं, ये न्याय बिल है। लोगों को, समाज को न्याय मिला है और देश में कानून सबके लिए एक जैसा है और देश में कानून सभी चीजों की निगरानी रख सकता है। ये क्या मतलब है कि कोई एक ऐसा अधिकार किसी भी संस्था को प्राप्त था जिसके संदर्भ में न्यायालय में आप जाके बातों को नहीं रख सकते हैं या न्यायालय उन विषयों को नहीं सुन सकता था। तो ये तो बराबर का न्याय दिया गया है कि यदि कोई किसी जमीन के संदर्भ में विवाद है तो वो न्यायालय में भी जाके अपनी बातों को रख सकता है। और मैं कहना चाहता हूं आप पत्रकार मित्रों से भी कि एक बार जो हमारे गरीब मुसलमान भाई, उन लोगों के भी विचार लीजिए, जो पासमानदा समाज के हमारे मुसलमान, उनके भी विचार लीजिए। वो बहुत खुश हैं, उनको अंदर से लग रहा है कि जो कुछ बड़े लोगों ने आधिपत्य जमाए रखा था, अब हमको भी वहां अधिकार मिल रहा है और उनके अंदर इस बात की। वक्फ संशोधन बिल के पेश होने के बाद बिहार में लगातार सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से विरोध किया जा रहा है, उन विरोधों पर प्रतिक्रिया दी है। कि भैया 17% का हम लोग को नुकसान होगा, हम लोग क्यों करना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि समाज में बराबरी का एक माहौल बने, अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई को कम करने की सोच के साथ मेरी सरकार कार्य कर रही है। ऐसे में कुछ मुट्ठी भर लोग जो यहाँ पे बैठकर निर्णय लेते थे, तकलीफ से उन लोगों को होगी। इससे मुसलमान समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, गरीब मुसलमानों, जिनको मौजूदा संशोधन जो हुए हैं उसका लाभ उनको मिलेगा। ऐसे में अगर विपक्ष ये कहता है, ये वही विपक्ष है जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम किया। 2006 में आई
स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे मुसलमानों के हालातों का जिक्र किया। 2006 से पहले किसकी सरकारें थी? केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस समर्थक सरकारें रही। बिहार का अगर जिक्र करें तो पूरा 90 का दशक और 2005 तक लालू जी की सरकार थी। और तो और लालू जी का खुद का बयान, बिहार में विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं तो एक प्रमुख पार्टी विपक्ष की राजद भी है ना, तो लालू जी ने खुद क्या बयान दिया था भारत की संसद में, बताएं मुझे। क्या उन्होंने अपने इस बयान में नहीं कहा था, पटना तक का जिक्र किया था कि यहाँ पे डाक बंगला चौक की जमीन ये लोग हड़प कर बैठे हैं, वक्फ बोर्ड ने कहां पे जमीन पे कब्जा नहीं कर रखा। क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ये नहीं कहा था कि कड़े कानून बनाने की जरूरत है? मैं तो अपने पिता के विचारों के संरक्षण की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। उनके विचारों से कतई कोई समझौता नहीं करूंगा। डंके की चोट पे इस बात को मैं कहता हूं। क्या मेरे छोटे भाई ऐसा कर रहे हैं? तेजस्वी, उनके पिता के विचार क्या थे? वो चाहते थे कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जाएं, कानून में बदलाव किए जाएं और इसके खिलाफ कानून को और कड़ा किया जाए। यही शब्द थे उनके। तो भैया, हमारी सरकार ने तो लालू जी की सोच तक को स्वीकार करने का काम किया। तो ऐसे में जब विपक्ष कह रहा है तो वो कहीं ना कहीं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बातों पर, उनके विचारों पर, उनकी सोच पर ही प्रहार। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित रॉयल कन्वेंट स्कूल परिसर में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। झामुमो नेता अब्दुल मतीन ने समारोह का आयोजन किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सारठ विधायक उदय शंकर सिंह मौजूद रहे। मिलन समारोह में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर झामुमो नेता अब्दुल मतीन ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आप लोगों के स्नेह के साए में मैं उम्र तमाम कर लूंगा। 77 कुछ नहीं भी बना तो आपका ही बन के रहा। कभी ये महसूस नहीं होने दिया किसी को कि मैं क्या हूं क्या नहीं, और आप लोगों ने भी कभी ये महसूस नहीं होने दिया मेरे को कि आप मेरे नहीं। सारठ विधानसभा क्षेत्र नवादा पंचायत के अंतर्गत रॉयल कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में एक ईद मिलन समारोह का आयोजन किया हो, जिसमें यहाँ पे सभी वर्ग के लोग आज उपस्थित हुए हैं और एक दूसरे को सभी गले से गले मिला रहे हैं। और ये हमारा प्रयास है, हम सभी वर्ग का प्रयास है कि हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बनकर और एक दूसरे का भाईचारगी बना रहने का एक मिसाल पेश करना चाहते हैं, और ये हम लोग का प्रयास हमेशा रहेगा। आप लोगों के गया में रामनवमी पूजा की तैयारी को लेकर श्री रामनवमी पूजा केंद्रीय समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति के जुड़े कई सदस्य शामिल हुए। इस दौरान रामनवमी पूजा की तैयारी को लेकर विशेष चर्चा हुई। मौके पर रामनवमी पूजा केंद्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष क्षितिज मोहन सिंह ने कहा कि इस बार रामनवमी पर झांकियां निकाली जाएंगी। इसके लिए हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल समेत अन्य कई राज्यों से कलाकार भी पहुंच रहे हैं। हर साल के भांति इस बार भी हम लोग रामनवमी पूजा समिति की ओर से भव्य तैयारी किए हैं, जिसमें 115 झंडा इस बार पहली बार जो है इतनी संख्या आई है। 115 झंडा हम लोग जो है वो निकालने जा रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों से, पूरे गया शहर का जो है विभिन्न क्षेत्रों से वो झंडा निकालने की व्यवस्था हुई है। आकर्षण का केंद्र इस बार झांकी होगा, जिसमें केरल से भी आ रहा है, बंगाल से भी आ रहा है, महाराष्ट्र से भी आ रहा है, उज्जैन से भी आ रहा है, मथुरा से भी आ रहा है, तो ये सारे हरियाणा से आ रहा है। इसके अलावे जो है वो स्थानीय झांकी भी, कई तरह के अखाड़ा लोग जो है वो अपना कला का प्रदर्शन करेंगे। 115 शोभा यात्रा रहेंगे। थाईलैंड से, केरला से, सब जगह से यात्रा आ रहे हैं। गया एक बहुत ही अच्छा यात्रा निकलेगा। जनता से अपील करेंगे शांति से शोभा यात्रा निकले जाए।
कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। धार्मिक आयोजन जो हमारा हर साल होता है, इस साल विभिन्न राज्यों एवं हमारे साथी ने बताया है कि विदेश से भी एक झांकी की व्यवस्था हुई है जो थाईलैंड से आने वाली है और 115 करीब झंडा इस बार निकलेगा और करीब 50-60 की संख्या में झांकी की व्यवस्था है। मनोरम दृश्य इस बार गया की जो राम भक्त जनता है वो देखेंगे, अभिभूत होंगे इस कार्यक्रम में। प्रशासन से अपेक्षा है कि जहां जहां मुस्लिम हिंदू मिक्स एरिया है उस एरिया में सुरक्षा की बिहार में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है। इसी कड़ी में बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर से उत्पाद विभाग की पुलिस ने 36 लाख की प्रतिबंधित कप सिरप को बरामद किया है। पुलिस ने मिनी ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। सुबह बिहार यूपी के बॉर्डर पर स्थित चौसा चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की पुलिस ने मिनी ट्रक में जब बारीकी से जांच शुरू की तो ट्रक में लदे प्याज और लहसुन की बोरियों के बीच करीब 1200 लीटर कफ सिरप छुपाकर रखे गए थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से आपको गाड़ी मिला है, कहाँ लेकर जा रहे थे? ऊपर से 1-2 बोरी हटाया गया तो कुछ सफ़ेद पैकेट में बंधा हुआ दिखा, जिसको जांच किया गया था। उसमें एक प्रतिबंधित दवा कफ सिरप की बरामद की हुई। ये 120 कार्टून है, प्रत्येक कार्टून में 100 बोतल है, प्रत्येक बोतल 100 ml का है। कुल 12,000 बोतल 120 लीटर की मात्रा में बरामद किया गया है। ये दवा के काम में आता है, इसके अतिरिक्त वही पर्पज से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कार्रवाई तो होती रहती है। ये प्रतिबंधित दवा कफ सिरप की बरामदगी ये अचीवमेंट है, उपलब्धि है, एक तरह से कह सकते हैं। कल आज उसको जेल भेजा जा रहा है, उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें गिरफ्तारी एक हुई है, वो गाजीपुर का रहने वाला संदीप सोनू कुमार उर्फ संदीप अपना नाम बता रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई। बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 1000 लीटर स्प्रिट को बरामद किया है। इसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अफाक अख्तर ने मीडिया को साझा की है। उन्होंने बताया कि सशस्त्र पुलिस बल के सहयोग से नियाजीपुर से सहियार के बीच सड़क पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया, जहां उत्तर दिशा से आ रही एक पिकअप वाहन चालक दूर से ही पुलिस को देखकर भाग खड़ी हुई, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर जब तलाशी ली तो अंदर से स्प्रिट मादक पदार्थ मिले। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जो जब्त किया गया है उसके अनुसार 1000 लीटर। सर कहाँ से पकड़ाया है? एक सूचना प्राप्त हुई कि बलिया से हो करके जो है एक स्प्रिट की गाड़ी जो पिकअप है वह नियाजीपुर रास्ते से निकलने वाली है। तो यहाँ के SHO और एडिशनल SHO के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और बीच रास्ते में जो आशा परडी और नियाजीपुर के बीच में आने वाली गाड़ियों को रोक करके तलाशी लिया जा रहा था। उसी क्रम में एक गाड़ी जो है वाइट रंग की पिकअप थी जो आ रही थी और उसको जो है ड्रम को जो सब्जी वाला बास्केट होता है उससे छिपा करके रखा गया था। जब गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया तो ड्राइवर गाड़ी रोक के भाग गया, लेकिन जब भाग गया तो हम लोग पहले तलाशी लिए गाड़ी का, गाड़ी में क्या है। तो 5 ब्लू ड्रम में 1000 लीटर स्प्रिट जो है तो हम लोग वहीं पे उसको जो है जब्ती बनाए और उसका जो है अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उसमें अनुसंधान में डिटेल आएगा, लेकिन अभी तत्काल जो मालूम चला है कि जो नंबर प्लेट है वो फर्जी है। जो उसमें RC बुक जब्त किया गया है वो भी लगता है कि फर्जी है। तो उसके अनुसार जो है जो भी इस गाड़ी का वास्तविक मालिक होगा और चालक होगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, इसमें कोई नहीं। एग्जैक्ट कहाँ से गिरफ्तार पकड़ाया है? नियाजीपुर से थोड़ा सा आगे जो है जो रास्ता है जो जाती है सफरडी जो है नियाजीपुर के करीब 50-100 मीटर के आगे वहीं। थैंक यू सर। बिहार के कटिहार जिले में ईंट भट्ठा मालिकों की मनमानी चरम पर है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते जिले के दिग्गे नया टोला समेत अन्य इलाकों में धड़ल्ले से अवैध खनन का काम किया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों ट्रेलर मिट्टी की खुदाई कर अवैध रूप से बेची जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो इस अवैध खनन में कई सफेदपोश नेता, अधिकारी और कथित पत्रकारों की मिली भगत है, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस गैरकानूनी कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।
सीधा हम यहाँ चला रहे हैं 5-7 रोज से गाड़ी चला रहे हैं। जो गलत कितना कट रहा होगा, कितना मिट्टी कट रहा है? मिट्टी अभी यहाँ तक जो 4 फीट से ज्यादा नहीं होगा, लमसम 4 फीट कट रहा है। कितना टेलर रोज कट रहा है? कट रहा 100-150 टेलर। 100-150 टेलर रोज कट रहा है। किसके यहाँ जा रहा है मट्टी? जा रहा है नवल बाबू के। नवल बाबू के। कौन ब्रांड है उसका ईटा? जो बी स्वास्थ्य भी होगा लगता है। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है MD तस्लीम। क्या करते हैं? वही गाड़ी का काम ट्रैक्टर ट्रैक्टर का। भट्टा सरवा साहब। कोई किसके यहाँ? नवल बाबू के, नवल किशोर दुकान में। कौन सा ब्रांड है उनका? कितना मिट्टी कटवाया अभी तक? 1000-2000 टेलर कटा होगा। 1000-2000 टेलर। परमिशन है? परमिशन हमको मालिक को पता होगा। मालिक को पता होगा। आज कितना ट्रैक्टर कट रहा था? आज था 10-15 टेलर। सीधा हम